हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम आईआईटी फैक्ट्री। आप सभी बच्चों का इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। जेई 2021 एडवांस का एक क्वेश्चन है जो कि रोटेशनल डायनेमिक्स से क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है एफ है जो कि अप्लाई किया जा रहा है एक बॉडी पे, जो कि बॉडी जो है आपका सिलेंड्रिकल मतलब उसका शेप है और ऑब्जेक्ट का मास कितना है तो m है और रेडियस कैपिटल R है। ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड म्यू है। सेंटर ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेलरेशन a एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। गिवन द ऑब्जेक्ट रोल्स विदाउट स्लीपिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपको देखना है। कई बार क्वेश्चन में होता है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, उनको पकड़ना पड़ता है। तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि करेक्ट स्टेटमेंट पकड़ना है कि रॉन्ग वाला स्टेटमेंट पकड़ना है। तो यहाँ पे करेक्ट वाला पकड़ना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक सर्किल दिया हुआ है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, एक सिलेंडर बेसिकली बोल रहा है। तो इस सिलेंडर का हम फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये इसका सिलेंडर बन गया ये। और सिलेंडर जो है सो कहाँ पे रखा हुआ है तो एक सरफेस पे रखा हुआ है। तो ये मान लीजिए कि आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है। और एक जो फोर्स लग रहा है इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पे होगा बच्चे, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे बीच में होगा इसका सेंटर ऑफ मास। और फोर्स कितना लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। ठीक है। और इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप इंट्यूटिवली इसका डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में। तो एसीएम भी क्या होगा, पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में होगा। तो फ्रिक्शन अगर हम लेफ्ट के तरफ लेते हैं तो इसका टॉर्क किधर आएगा, आर क्रॉस एफ करोगे तो इसका टॉर्क आएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अल्फा आर का डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो एसीएम बराबर अल्फा आर आएगा। तो कांस्टेंट रिलेशन हमारा सेटिस्फाई होगा। ये सब चीज आपको पढ़ाया जाता है रोटेशनल डायनेमिक्स का जब आप लेक्चर लेते हैं तो। ठीक है। तो अगर आपको पता है कि रोटेशनल डायनेमिक्स में कांस्टेंट रिलेशन क्या है, वीसीएम बराबर ओमेगा आर होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, वीसीएम प्लस ओमेगा आर भी 0 होता है, कभी कभी वीसीएम बराबर ओमेगा आर भी होता है ना। तो डिपेंड करता है वो कि आप रोलिंग हो रहा है तो कौन सा सरफेस पे रोलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे रोलिंग है तो ग्राउंड पे रोलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा, मेन बात ये है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो होगा सो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन होगा आपका स्मॉल एफ, फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा। और कौन कौन से फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रहे होंगे, तो एक फोर्स है सो mg फोर्स है सो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे एक्ट करेगा। ठीक है। और एक फोर्स जो है हमारा नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर जो है सो एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। रोटेशनल डायनेमिक्स का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है रोटेशनल डायनेमिक्स का अगर है तो उसको हम लोग तीन ही इक्वेशन लिखते हैं। पहला होता है न्यूटन्स लॉ का सेकंड लॉ का इक्वेशन होता है। सेकंड होता है टॉर्क इक्वेशन, आईसीएम अल्फा बराबर नेट टॉर्क होता है, टॉर्क इक्वेशन है ना। और तीसरा जो होता है आपका कंस्ट्रेंट रिलेशन होता है। कंस्ट्रेंट रिलेशन होता है जो आपको अल्फा और एसीएम के बीच में एक संबंध को स्थापित करता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि एसीएम बराबर अल्फा आर होगा, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए कि आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से आपको जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उनको मार्क करने हैं। तो सबसे पहले आप बनाइए न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन। न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन बच्चे क्या हो जाएगा, तो अगर आप एसीएम को इस डायरेक्शन में लीजिए, एसीएम जो है सो आप पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में लीजिए और अल्फा का डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज ले लीजिए अल्फा। ठीक है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप टॉर्क लेते हैं तो सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, वो भी सिर्फ आएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो अल्फा का जो डायरेक्शन होगा सो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो अल्फा का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये आपका एसीएम का डायरेक्शन हो गया, तो ये वाला डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है। और इक्वेशंस लिखेंगे तो पहला न्यूटन्स लॉ का जो इक्वेशन होगा तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन बनेगा। ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, टॉर्क इक्वेशन बनाइए। तो mg फोर्स जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 हो जाएगा। कैपिटल एफ फोर्स भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो इसका भी टॉर्क 0 हो जाएगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास।
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो इसका भी टॉर्क जो हो जाएगा सो जीरो हो जाएगा। तो कौन सा फोर्स का टॉर्क आने वाला है? स्मॉल एफ का टॉर्क आएगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास, कितना हो जाएगा? स्मॉल एफ इंटू आर इज इक्वल टू हो जाएगा आईसीएम अल्फा। अब ये हमें पता नहीं है कि सिलेंड्रिकल जो ऑब्जेक्ट है सो क्या है, ये होलो सिलेंडर है कि आपका सॉलिड सिलेंडर है। तो मान के चल रहे हैं कि ये लेमडा एम आर स्क्वायर टाइप का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, लेमडा की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1/2 हो सकती है, डिपेंड करता है 1 कब होगा, जब आपका होलो स्फीयर होगा, होलो सिलेंडर होगा सॉरी, और जब 1/2 कब होगा, जब आपका सॉलिड सिलेंडर होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया एफ आर बराबर लेमडा एम आर स्क्वायर अल्फा, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। और तीसरा जो इक्वेशन बनेगा सो एसीएम बराबर अल्फा आर हो जाएगा, मतलब ए बराबर अल्फा आर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। तो अब ऑप्शन में पहला देखो कि पहला ऑप्शन में कह रहा है फॉर द सेम एफ द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और होलो। सॉलिड है कि होलो है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक आप एक्सप्रेशन निकालोगे। एक एक्सप्रेशन आप कैसे निकाल सकते हैं सर? एक एक्सप्रेशन निकल जाएगा कैसे? तो इस आर से इस आर को आप कैंसिल कर दो, और ये जो अल्फा आर है उसके जगह पे आप ए पुट कर दो, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू लेमडा एम ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्मॉल एफ बराबर लेमडा एम ए आ रहा है, इसको आप पुट कर दो किसमें? फर्स्ट वाले इक्वेशन में। फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल एफ माइनस लेमडा एम ए बराबर हो जाएगा एम ए, है ना? तो एम ए को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू कैपिटल एफ हो जाएगा। तो आपका यहाँ से एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा सो एफ अपॉन एम 1 प्लस लेमडा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा था क्या, यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखिए कि फॉर द सेम इफ द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और होलो। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये एक्सेलेरेशन जो आ रहा है आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? लेमडा पे डिपेंड कर रहा है। जब एक्सेलेरेशन लेमडा पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये सेम नहीं होगा, सॉलिड और होलो में अंतर आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है सो आपका गलत है। एक ऑप्शन आप देखिए डी वाला ऑप्शन, इसमें कह रहा है कि फॉर ए थीन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर ए की वैल्यू f/2m है। थीन वॉल हॉलो सिलेंडर मतलब ऐसा है ये, है ना? सिलेंडर जो है वो आपका ऐसा है, अंदर से खोखला है। तो इसका जो अगर रेडियस r है, अगर मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो होगा सो दैट विल बी इक्वल टू mr²। ठीक है, सॉलिड का हाफ mr² होता है। तो यहाँ पे mr² हो जाएगा, मतलब लेमडा की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है, तो लेमडा की वैल्यू 1 पुट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा f/2m आ जाएगा। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन जो है सो आपका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बी और सी ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि उसका वैलिडिटी हो रहा है कि नहीं है। फॉर ए सॉलिड सिलेंडर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 2 म्यू जी, मतलब ए का मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है सॉलिड सिलेंडर के केस में। तो भाई सॉलिड सिलेंडर के केस में अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो कैसे हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे, है ना? ये एक क्वेश्चन है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हाउ यू विल फाइंड दिस। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको अगर निकालना है सॉलिड स्फीयर के, सॉलिड सिलेंडर के केस में, तो कभी भी आपको निकालना, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर है, कुछ भी है, अगर फ्रिक्शन का वैल्यू है, अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू है, किसी भी चीज का अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आपको फ्रिक्शन वाले टर्म को आपको कंसंट्रेट करके सोचना है, क्योंकि इनिक्वलिटी आपको फ्रिक्शन वाले टर्म से ही आएगा। मैं आपको दिखाता हूं अभी कि फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है जो म्यू एस एन होता है। इस बात को आपको जानना चाहिए कि फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? म्यू एस एन होता है। अब यहाँ पे आप देखो कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। फ्रिक्शन की वैल्यू जो इक्वेशन से आपको आई है एफ इज इक्वल टू यहाँ पर आप देखिए तो लेमडा एम ए आ रहा है। ठीक है, लेमडा एम ए आ रहा है ना? यहाँ पे फ्रिक्शन का वाला भी क्वांटिटी है और एक्सेलेरेशन वाला भी क्वांटिटी है, तो ये बहुत बढ़िया है, इसी से हमको काम हो जाएगा। और फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है सो एफ जो होती है लेस इक्वल टू म्यू एन होती है। स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है जो म्यू एस एन होता है। तो यहाँ पे आपको एफ की जो वैल्यू है लेस देन म्यू एस एन होगी, तो यहाँ पे आपको जस्ट कर देना है म्यू एस एन से क्या होगा, ये छोटा होगा। एन का वैल्यू कितना होता है सर? तो एन का वैल्यू एम जी होता है। एन का वैल्यू क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स होगा
तो नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा नॉर्मल और ये mg, ये दोनों तो बराबर होगा, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करेंगे, है ना। वर्टिकल फोर्सेस जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg हो जाएगी। तो लेमडा ma क्या हो जाएगा, लेस इक्वल टू हो जाएगी म्यू टाइम्स mg हो जाएगी, ठीक है। m से m कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप देखो एक्सेलरेशन जो हो गया सो लेस देन हो गया म्यू जी बाई लेमडा हो गया, है ना। तो अब होलो स्फीयर है चाहे आपका सॉलिड स्फीयर है, तो दोनों ही केस में हम लोग यहाँ से अब निकाल सकते हैं क्योंकि लेमडा हमें पता है। क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में जो है सो पूछ रहा है आपको सॉलिड स्फीयर के केस में, मतलब सॉलिड स्फीयर मतलब लेमडा और कितना होगा 1/2 होगा, है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ ए, तो ए मैक्स फॉर सॉलिड स्फीयर बराबर क्या हो जाएगा म्यू जी बाई, सॉलिड स्फीयर में लेमडा 1/2 होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 म्यू जी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बी स्टेटमेंट जो था सो हमारा करेक्ट ऑप्शन था, बी स्टेटमेंट क्या था हमारा करेक्ट था, ठीक है। अब चलिए सी ऑप्शन में देखिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी। क्या ये हमेशा म्यू एम जी के बराबर होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि आप यहीं से आप देख रहे हो कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है सो हमेशा लेस इक्वल टू म्यू एन होती है, और एन की वैल्यू एम जी है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है हमेशा लेस इक्वल टू म्यू एम जी, है ना। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एम जी, तो ये हमेशा म्यू एम जी के ही बराबर होगा ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट होगा और आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि रोटेशनल डायनामिक्स के कितने सारे हम लोग क्वेश्चंस को पिछले वीडियोस में भी सॉल्व किया है, तो उसमें आप एक इंट्यूशन लगा सकते हो कि आपको क्या क्या याद रखना है। आपको टॉर्क इक्वेशन निकालने आना चाहिए, आपको न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, कैसे आप निकालते हैं, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, नेट टॉर्क बराबर नेट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका बॉडी का अबाउट द सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा कैसे करते हैं, वो इक्वेशन निकालने आना चाहिए। और तीसरा कंस्ट्रेंट रिलेशन आपको आना चाहिए। और चौथा जो है सो फ्रिक्शन कभी कभी आता है, तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है म्यू एस एन होता है। तो इन चारों इक्वेशंस को खेल कर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनर भी यही सारे इक्वेशंस को खेलकर नए नए क्वेश्चंस को बनाता है। आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर आपका मैकेनिक्स ठीक नहीं है, जेई एडवांस के लिए आप तैयार नहीं है, तो आप हमारा जो कोर्सेज चल रहा है, मॉड्यूलर कोर्सेज, फिजिक्स के लिए अलग चलता है, मैथ्स के लिए अलग चलता है, केमिस्ट्री के लिए अलग चलता है, आप उनको आप ले सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग हर एक सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल है जो लॉन्च कर दिए हैं। उनके लाइव क्लास होते हैं, उनके आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे वीडियोस, और साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। अगर उन प्रॉब्लम्स को अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे, तो फिर आपको जेई एडवांस दो, मेंस दो, आप इंटरनेशनल ओलंपियाड दो, सारे एग्जाम को आप एक तरफ से फोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।